Hello 11th class political science students. Welcome back to our channel. As you all know, we have completed the third chapter also, that is election and representation, and we have completed this particular chapter in 9 videos. Hope the chapter was completely clear to all of you. And today we are going to do NCRT solution for the chapter. Okay, so let us start now. Question number first, what is asking from you? Which of the following resembles most our direct democracy? आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें से जो सबसे ज्यादा क्लोज ऑप्शन है डेमोक्रेसी के, डायरेक्ट डेमोक्रेसी के, वो कौन सा है. बट let me clear you one thing. If you are able to explain what is direct democracy, if you have understood the meaning of direct democracy, you can find the answer easily. But if the meaning of direct democracy is not clear to you, you will not be able to answer. Okay, so what we have discussed in the chapter, that democracy is having two types: direct democracy, in which the population is, you can say the population is not that much big, the population is small, you can say. वहां पे क्या होगा आपका डायरेक्ट डेमोक्रेसी. इट मींस पीपल पार्टिसिपेट डायरेक्टली इन पॉलिसी मेकिंग ऑफ द कंट्री. दैट इज द मीनिंग ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव कौन सी होती है? जस्ट लाइक इंडिया, इन विच वी चूज अ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दोज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स टेक द डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल ऑफ द कंट्री. राइट? तो यहाँ आपसे जो पूछा गया है, वो पूछा गया डायरेक्ट डेमोक्रेसी से कौन सा आपका ऑप्शन सबसे ज्यादा रिजेंबल करता है. सो फर्स्ट इज डिस्कशन इन अ फैमिली मीटिंग. एक फैमिली मीटिंग है, उसमें कोई डिस्कशन चल रहा है. देखो, सिर्फ डिस्कशन है, नॉट एनी डिसीजन इज टेकन हियर ना. तो क्या ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है? नो, ऑफ कोर्स नॉट. क्योंकि द for a statement is saying, the statement is telling us only that there is discussion in the family meeting. There is no any decision related to that. Got it? Second is election of class monitor. अब देखो, election class monitor का कैसे होगा? You will be asked directly. अब मान लिया आप लोगों से वोटिंग के थ्रू आपकी क्लास का रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट हो रहा है, तो किसका एग्जाम्पल है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, बिकॉज ही और शी इज रिप्रेजेंटिंग द क्लास. राइट? और अगर क्लास की रिकमेंडेशन के बेस पे अगर आपका मॉनिटर बनता है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. गॉट इट? थर्ड इज चॉइस ऑफ अ कैंडिडेट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी. किसी एक कैंडिडेट को जब चूज करती है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी. मान लिया कोई पॉलिटिकल पार्टी ये बताती है कि भाई इस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी से ना मेरी पार्टी को ये पर्सन रिप्रेजेंट करता है, तो क्या ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि तो कोई पार्टी अपने कैंडिडेट को चूज कर रही है. दैट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी. गॉट इट? अब देखो, डिसीजंस टेकन बाय ग्राम सभा, अब ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जाम्पल है. फर्स्टली, मेक इट अंडरस्टैंड व्हाट इज ग्राम सभा. अब देखो, आप लोगों ने सुना होगा ग्राम पंचायत, है ना? तो बेसिकली ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा बेसिकली क्या है? इट इज द सभा ऑफ ऑल द अडल्ट्स ऑफ द विलेज. इसमें वो सारे मेंबर्स इंक्लूड होते हैं जिनकी एज 18 ईयर या उससे अबव होती है. अब अगर ग्राम सभा कोई डिसीजन, अब देखो जो आपकी ग्राम सभा है वो कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत को इलेक्ट करेगी, बिकॉज ऑल दोज पीपल हु आर अडल्ट्स दे आर हैविंग राइट टू वोट. गॉट इट? इसीलिए जो ग्राम सभा के इलेक्शंस होते हैं और ग्राम सभा जो डिसीजंस लेती है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड दैट इज रिजेंबलिंग टू डायरेक्ट डेमोक्रेसी आल्सो. गॉट इट? एंड ओपिनियन पोल्स कंडक्टेड बाय द मीडिया. मीडिया ओपिनियन पोल कंडक्ट कराती है. अब ओपिनियन पोल्स क्या होते हैं? बेसिकली आप लोगों ने न्यूज चैनल्स देखे होंगे, वेन एवर वी आर हैविंग इलेक्शंस तो आ जाता है कि अनुमान के अनुसार ना ये पार्टी इतनी सीट्स गेन करने वाली है, ये पार्टी इलेक्शन जीतने वाली है. तो ओपिनियन पोल्स, उसमें क्या दिखाया जाता है? विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ द डेटा, अवेलेबल डेटा, इट इज शोन दैट द चांसेस ऑफ विच पार्टी इज देयर टू विन द इलेक्शंस. है ना? ये आपका क्या है? ओपिनियन पोल्स. तो क्या ये ओपिनियन पोल्स हैं, ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी का एग्जांपल हैं? No, because we are just trying to take a outlook of the elections of the country with the help of opinion polls. बट वहां पे कहीं पे भी डायरेक्ट डिसीजंस नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ओपिनियन पोल्स और जो रियल में रिजल्ट होता है उसका जो डिसीजंस होते हैं दैट कैन बी डिफरेंट आल्सो.
गॉट इट। तो ये भी आपका जो ऑप्शन है ये रिजेंबल नहीं होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ। सो आउट ऑफ ऑल दीज गिवन ऑप्शन, ऑप्शन बी that is election of class monitor and option D that is the decision taken by the gram sabha are the examples of direct democracy, or you can say these are the statements which resemble most with the direct democracy. Got it? Hope it's clear to all of you. Okay, second, अब देखो सेकंड क्या पूछा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क आर नॉट परफॉर्म्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। मैंने आप लोगों को चैप्टर पढ़ाते टाइम भी ये बिल्कुल कहीं ना कहीं बोला था कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एमसीक्यूज कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम हियर, डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी फ्रेम्ड फ्रॉम हियर। तो यहाँ से वही पूछा गया है कि इसमें से कौन सा टास्क है जो हमारी कंट्री का इलेक्शन कमीशन परफॉर्म नहीं करता। फर्स्ट इज प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स। जो इलेक्टोरल रोल्स हमने क्या पढ़ा था, इट वाज द फर्स्ट टास्क ना। आई हैव टोल्ड यू कि आपकी इलेक्शन के अनाउंसमेंट से लेके और सारा का सारा टास्क इलेक्शन के रिजल्ट की डिक्लेरेशन तक, दैट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ आवर कंट्री। और उसमें हमने सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फर्स्ट टास्क स्टडी किया था प्रिपेयरिंग द इलेक्टोरल रोल्स, जिसमें हमने क्या स्टडी किया था कि जिन मेंबर्स की एज 18 इयर्स हो जाती है दे विल बी एडेड इन द वोटर लिस्ट, and those person who are not in the world more, their names will be deducted from the list. तो ये काम तो है इलेक्शन कमीशन का, राइट। अब उसके बाद नॉमिनेटिंग द कैंडिडेट्स, ये आपने कहीं नहीं पढ़ा। नॉमिनेशन फॉर्म जो होते हैं ना उनकी स्क्रूटनी करता है, लेकिन नॉमिनेट कौन करता है, कैंडिडेट्स आर नॉमिनेटेड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज ओनली, राइट। तो कैंडिडेट तो पॉलिटिकल पार्टीज ही डिफाइन करती है ना अपने, कि मेरी पार्टी से ये वाला कैंडिडेट इस कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़ेगा। तो nominating the candidate, it is the function of the political parties. Basically, it's not the function of election commission of the country. Got it? So answer you have got. But C option is setting up polling booths. ये भी हम लोगों ने पढ़ा था ना कि कहाँ पर पोलिंग बूथ्स बनेंगे, कैसे कैसे वोटिंग होने वाली है, राइट, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनने वाली हैं, उसके लिए हमने एक डिलिमिटेशन कमीशन भी स्टडी किया था। सो पोलिंग बूथ्स को सेट करना, इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द टास्क विच इज परफॉर्म्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। डी, इम्प्लीमेंटिंग द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था ना, व्हेन आई टोल्ड यू दैट द आफ्टर द declaration of the date of elections the ruling party cannot make any kind of big announcements, cannot start any kind of big project also, because it can put the impact on the voting behavior of the people। इसीलिए, लेकिन implementing the code of conduct, yes, it is the responsibility, it is the task of election commission। एंड लास्ट इज सुपरवाइजिंग द पंचायत इलेक्शन। अब देखो, क्या पंचायत इलेक्शन को भी सुपरवाइज करता है? हैव यू स्टडीड इट? आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस और थ्राइस दैट कीप इन माइंड कि जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं वो हमारी कंट्री का इलेक्शन कमीशन नहीं करवाता है। देयर इज अ सेपरेट बॉडी फॉर दैट, दैट इज स्टेट इलेक्शन कमीशन। और जो पंचायत के इलेक्शन है, बिकॉज दिस इज द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, वी आर हैविंग थ्री टायर गवर्नमेंट ना, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो जो आपकी पंचायत इलेक्शन है दैट इज द पार्ट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसके इलेक्शन कौन करवाता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। गॉट इट? तो बाकी के सारे टास्क हैं जो हमारा इलेक्शन कमीशन कंडक्ट करवाएगा, बट नॉमिनेटिंग द कैंडिडेट्स और उसके अलावा सुपरवाइजिंग द पंचायत इलेक्शन, these two tasks will not be performed by the election commission। Got it? Hope it's clear to all of you. Up third, which of the following is a common to the method of elections of the member of Rajya Sabha and Lok Sabha? इनमें से देखो कौन सा ऐसा कॉमन मेथड है जो दोनों में यूज हो सकता है, लोकसभा और राज्यसभा में भी। एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 इज एन एलिजिबल वोटर। क्या आपने पढ़ा था कि राज्यसभा के मेंबर्स को आप डायरेक्ट वोट करते हो? याद करो, जब हमने प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन स्टडी किया था, राइट? So what we have studied there, that the members of Rajya Sabha are elected with a with a special method, and that is single transferable voting system, है ना? In which we have studied that the MLAs, member of legislative assemblies, take part in that, है ना? क्योंकि हर एक स्टेट से अलग अलग उनकी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेंथ डिसाइड होती है कि इस पर्टिकुलर स्टेट से कितने मेंबर राज्यसभा में जाएंगे।
गॉट इट? तो इसीलिए कॉमन पीपल तो वोट कर ही नहीं सकते, एमएलएज कैन वोट। और यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है कि एवरी सिटीजन अबव द एज ऑफ 18 इज एन एलिजिबल वोटर। इज इट ट्रू? इट इज कंप्लीटली फॉल्स। गॉट इट? अब उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता ना लोकसभा, ओनली लोकसभा, देन द स्टेटमेंट विल बी ट्रू, क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स में, क्योंकि लोकसभा इज द चैम्बर विच इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, राइट? उसके बाद सेकंड, वोटर कैन गिव प्रेफरेंस ऑर्डर फॉर डिफरेंट कैंडिडेट। अब देखो ये एक स्टेटमेंट, फर्स्ट वाली स्टेटमेंट दी थी सिर्फ लोकसभा के लिए जो करेक्ट थी, सेकंड वाली स्टेटमेंट सिर्फ राज्यसभा के लिए ठीक है, because we have studied that for Rajya Sabha we are having single transferable voting system, and in that system people cast their preferences in comparison of their votes. Got it? तो ये किसके लिए है? सिर्फ राज्यसभा के लिए, नॉट फॉर बोथ। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया फॉर बोथ, लोकसभा ऑल्सो एंड राज्यसभा ऑल्सो। सी इज एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू। और उसके बाद सी डी है आपका, द विनर मस्ट गेट मोर देन हाफ दी वोट्स। तो ये लोकसभा में तो हमने पढ़ा ही नहीं। लोकसभा में हमने क्या पढ़ा था? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। हमने पढ़ा था ना कांग्रेस का एग्जाम्पल, दैट इट वाज एबल टू विन द 48% votes only and it was able to secure 80% seats, है ना? उसके अलावा मतलब, लेकिन हाफ ऑफ द वोट्स तो हुआ ही नहीं, 48 ही हुआ। ये बात किसके लिए सही है? दिस इज करेक्ट रिगार्डिंग राज्यसभा। गॉट इट? सो डी स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू राज्यसभा ओनली। सो इनमें से अगर आप एलिमिनेशन मेथड भी यूज करोगे, इफ यू आर कंप्लीटली अनअवेयर, तो आप अगर एलिमिनेशन मेथड यूज करते हो, यू विल बी एबल टू गेट द आंसर दैट इज एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू। गॉट इट? कि हर एक वोट की वैल्यू इक्वल होती है, राइट? अगर मान लिया आपके स्टेट में जितने एमएलए होंगे, आपके एमएलए की वोट की वैल्यू इक्वल होगी, राइट? अगर आप एक कॉमन सिटीजन हो, वोट कर रहे हो इन द लोकसभा इलेक्शन, तो सभी के वोट की वैल्यू एक ही काउंट होगी। गॉट इट? आपकी कंट्री का प्रेसिडेंट वोट डालता है तो ऐसा नहीं कि वो प्रेसिडेंट है तो उसकी वोट एक की बजाय दो काउंट होती हैं। नो, एवरी वोट हैज इक्वल वैल्यू। इज द this is the common method of election for the both, for the member of Lok Sabha as well as for Rajya Sabha also. Got it? Hope question number third is also clear to all of you. Now, question number 4. It is asking from you, in the first past the post system, that candidate is declared winner who? अब आपसे पूछा गया फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम विच इज फॉलोड इन इंडिया इन द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा। अब आपसे पूछा गया कि उसमें कौन सा कैंडिडेट विनर डिक्लेयर होगा? फर्स्ट, सिक्योर्स द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पोस्टल बैलेट्स, जिसको पोस्टल बैलेट्स सबसे ज्यादा मिले हैं। ऐसा पढ़ा आपने कहीं पूरे के पूरे चैप्टर में कि पोस्टल बैलेट्स ज्यादा मिलने चाहिए? ये तो बिल्कुल ही गलत है। बी, बिलोंग्स टू पार्टी दैट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इन द कंट्री, जिसके पास कंट्री में सबसे ज्यादा वोट्स होती हैं। तो ऐसे कैंडिडेट को आप डिक्लेयर करते हो, ऐसे में तो सिर्फ एक ही कैंडिडेट डिक्लेयर होगा विनर। बट हमने तो क्या करना है, हमने हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई ना कोई विन करवाना है ना, क्योंकि जब आपकी मेजोरिटी बनेगी तभी तो गवर्नमेंट बनेगी, राइट? गॉट इट? तो अब इसीलिए क्या हुआ, अब उसके बाद हैज मोर वोट्स देन एनी अदर कैंडिडेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर एक कैंडिडेट है तो उसके पास कॉन्स्टिट्यूएंसी में औरों की कंपैरिजन में ज्यादा वोट्स होनी चाहिए, एंड दैट इज द कंप्लीटली करेक्ट थिंग, है ना? डी ऑप्शन, अटेन्स फर्स्ट पोजीशन बाय सिक्योरिंग मोर देन 50% वोट्स। ये भी हमने नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारी कंट्री में हमने पढ़ा कि हम सिर्फ ये चेक करते हैं एफपीटीपी सिस्टम में, दैट विच party, which candidate, specifically it is related to candidate, that which of the candidate, who is that candidate that has got highest vote in comparison of other. We never see how many votes are against that particular candidate, है ना? ये चीज हम नहीं देखते, इसीलिए हम सिर्फ ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा कैंडिडेट है जिसके पास ज्यादा वोट्स हैं इन कंपैरिजन ऑफ अदर कैंडिडेट्स इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी, और ऐसे मेंबर को हम विनर डिक्लेयर कर देते हैं। So in first past the post system, we just check this thing only, that who is the candidate that has secured highest votes. आपने ये नहीं देखना उसको मेजोरिटी मिली है या नहीं मिली, राइट? आपको ये नहीं देखना कि उसको पूरी कंट्री में हाईएस्ट वोट्स मिले या नहीं। यू विल जस्ट चेक वन पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें से हाईएस्ट वोट्स जिसको मिलते हैं दैट विल बी डिक्लेयर्ड एज द विनर। गॉट इट?
Hope it's also clear to all of you. Now, question number fifth. What is the difference between the system of reservation of constituencies and the system of separate electorate? Why did the constitution makers reject that letter? अब आपसे पूछा गया, एक तो कंसेप्ट है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज का जो हमने कल पढ़ा था, रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, और एक है सेपरेट इलेक्टोरेट। अब देखो रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या होता है, रिजर्वेशन का मतलब इलेक्शंस विल बी कॉमन, बट व्हाट वी विल डू, वी विल रिजर्व सीट्स अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन ऑफ एससी कैंडिडेट्स, एसटी कैंडिडेट्स, ओके, एंड फॉर लोकल बॉडी फॉर women also. In local body we reserve seats for women also, and after some time we rotate those seats. ये होता है रिजर्वेशन। मतलब आपने फिक्स नहीं करना कि इस सीट से एससी कैंडिडेट ही जाएगा, इस सीट से एसटी कैंडिडेट ही जाएगा। मतलब हम ये देख लेते हैं कि पूरी की पूरी कंट्री में ऐसा कैसे सिस्टम बनाया जाए कि हर बार हमने क्या पढ़ा था, 84 और 47 फॉर एससी एंड एसटी, 84 फॉर एससी एंड 47 फॉर एसटी, कि इतनी सीट्स हम उनके लिए रिजर्व करके रखते हैं। तो हर बार वो सीट्स कंट्री के अलग अलग पार्ट से रिजर्व हो जाती हैं, सो दैट एवरी every community can get the representation, along with every community every part of the India, है ना, क्योंकि हर एक पार्ट में एस सी एस टी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है। मान लिया आपने पंजाब के लोगों को इंपॉर्टेंस दे दिया, तो आपने हरियाणा वालों को छोड़ दिया, आपने उड़ीसा वालों को दे दिया, आपने तमिलनाडु वालों को छोड़ दिया, तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम ना। इसीलिए क्या होती है, इन सीट्स की रोटेशन होती है, ये होता है रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज, राइट। बट उसमें ऐसा नहीं होता है कि अगर आप हिंदू हो तो आप हिंदू को ही वोट दोगे, अगर आप मुस्लिम हो तो मुस्लिम को वोट दोगे। ये कब होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट। मतलब सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लिया कोई मुस्लिम मेजोरिटी एरिया है तो वहां पे आप क्या कर दो, सेपरेट इलेक्टोरेट कर दो। ओनली मुस्लिम कैंडिडेट्स विल बी एबल टू गेट अप फ्रॉम देयर एज अ कैंडिडेट, एंड ओनली मुस्लिम members will be voting for that person। ये होता है सेपरेट इलेक्टोरेट। ओके तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट के कंसेप्ट को रिजेक्ट क्यों कर दिया। ओके सो आंसर इज, इन द सिस्टम ऑफ रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज द कैंडिडेट्स आर फ्रॉम दिस सोशल सेक्शन for which the seat is reserved, and all voters irrespective of their social group vote for any of them। मतलब यहाँ पे क्या होता है कि हम रिजर्व कर देते हैं कुछ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को, राइट। और हर एक ग्रुप का, सोसाइटी के हर एक ग्रुप का मेंबर उसमें वोट डालता है। आपने, एज आई टोल्ड यू, कि अगर आप हिंदू हो तो आप हिंदू को वोट डालते हो किस सिस्टम में, सेपरेट इलेक्टोरेट में। बट रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे वेदर यू आर फ्रॉम एनी ऑफ द ग्रुप यू कैन कास्ट योर वोट। समझ आया। बट क्या होता है सेपरेट इलेक्टोरेट में, इन अ सिस्टम ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट द कैंडिडेट ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी कैन ओनली बी इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ हिज और हर कम्युनिटी। समझ आया डिफरेंस। जब आप बात करते हो रिजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज की तो व्हाट यू विल सी, आप सिर्फ ये चेक करते हो कि हमारे सोशल सेक्शन सभी को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, and for that every people, every social group, they will cast their vote irrespective of their caste, class, gender, social group, है ना। ये बेसिकली क्या होता है, सभी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देने के लिए। बट सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपने अलाइनेशन कर दिया, है ना, एलिनेशन कर दिया। वो क्या होता है, एलिनेशन मीन्स कि आपने सेपरेट कर दिया उन लोगों को, कि मुस्लिम हो तो मुस्लिम ही आपके लिए वोट डालेंगे, मुस्लिम कैंडिडेट ही वहां से इलेक्शन लड़ेगा। हिंदू मेजोरिटी एरिया है तो वहां से क्या कर दो आप, हिंदू लोग ही इलेक्शन फाइट करेंगे और हिंदू लोग ही वोट करेंगे। अब अगर देखो ऐसा सिस्टम हो जाता कि हम पर्टिकुलर कम्युनिटी को सेपरेट इलेक्टोरेट में कन्वर्ट कर देते, सो डू यू थिंक इट वाज बेनिफिशियल फॉर द कंट्री? इट वाज नॉट बेनिफिशियल फॉर द कंट्री इन एनी ऑफ द मैनर। क्यों बेनिफिशियल नहीं था? क्योंकि इट कुड क्रिएट अ डेंजर फॉर द यूनिटी ऑफ द कंट्री। ये हमारी कंट्री के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता, राइट। क्योंकि पीपल अलग अलग बेसिस पे डिवाइड हो जाते। एंड दैट वाज द रीजन बिकॉज आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स वर ऑलरेडी अवेयर दैट बिकॉज ऑफ द रिलीजन ओनली वी हैव टॉलरेटेड पार्टीशन ऑलरेडी। और अगर हमने सेपरेट इलेक्टोरेट दोबारा से इन्वॉल्व कर दिया, इंट्रोड्यूस करवा दिया, तो ये और ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन जनरेट करेगा। That was the reason for which our constitution makers did not accept separate electorate system, and
Instead of that particular system, we introduce the system of reservation of constituencies. समझ आया? Got it? Hope till here everything is completely clear to you. Half of the exercise we have done in today's video, and rest of the exercise we will do in next video. I hope till now everything is completely clear to you. Okay, next part we will do in next video. Till then, keep learning, stay connected. Thank you. Thanks a lot.